नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि अनिल बैजल ने निजी वजहों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा है राष्ट्रपति को भेज दिया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, क्या कारण माना जाए जो उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? देखिए, वैसे बताया तो जा रहा है कि पर्सनल रीजन बताए गए हैं, निजी कारण बताए गए हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि पर्सनल रीजन या निजी कारण कुछ भी नहीं होते। पिछले काफी समय से चर्चा चल रही थी कि दिल्ली में केंद्र सरकार जो है वो उपराज्यपाल बदल सकती है। इसलिए काफी समय से जब चर्चा चल रही थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रफुल्ल पटेल का नाम भी जो है उछाला था ट्वीट करके, जो कि दमन दीव के प्रशासक हैं। तो उस समय भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या प्रफुल्ल पटेल अगले प्रशासक हो सकते हैं। तो अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो संभव है कि ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल बदलना चाह रही हो और उसी के तहत उन्होंने अब जाकर इस्तीफा दिया है। जो अनिल बैजल हैं वो दिल्ली में 5 साल और 4 महीने का उनका उपराज्यपाल का शासन था और बहुत ही खट्टा मीठा इनका जो शासनकाल रहा है। जो ऐतिहासिक तस्वीरें हमने देखी थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री धरना लगाकर उपराज्यपाल के निवास में बैठ गए थे, वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। जो हमने देखा था कि सीएस पिटाई मामला, मुख्य सचिव पिटाई मामला सामने आया था, तो बताया जाता है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ही उस समय के जो मुख्य सचिव थे अंशु प्रकाश, उनको गाइड किया था कि इस मामले में क्या करना चाहिए और उसकी वजह से एक केस बना था और इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर रेड हुई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी हुई थी, लेकिन इन्हीं अनिल बैजल के शासनकाल में अरविंद केजरीवाल दोबारा जो है लगभग उतने ही वोटों से जीत कर भी आए। तो ये कहा जाए कि खट्टा मीठा अनुभव दिल्ली सरकार का, निर्वाचित सरकार का रहा होगा और लगभग 7 साल का अगर अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में शासन है तो 5 साल से ज्यादा अनिल बैजल का भी उपराज्यपाल के तौर पर अनुभव था। तो अब इस्तीफा दे दिया है। अब नजरें इसी बात पे लगी हुई हैं कि अगला उपराज्यपाल दिल्ली का कौन होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत कुछ जो शासन है, जो व्यवस्था है, वो चुनी हुई सरकार से ज्यादा जो उपराज्यपाल हैं उन पर निर्भर करती है। बिल्कुल, और देखना होगा कि जो केंद्र सरकार है वो अब राज्यपाल के तौर पर किसका नाम सामने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए शरद। और देश की बात में आगे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की बात करते हैं। ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर जारी विवाद के बीच बीएसपी की प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक जगहों का किया जा रहा है इस तरह से इस्तेमाल। कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है और अब आजादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। और आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मामले पर बड़ी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में और वाराणसी कोर्ट में होनी है, लेकिन आज भी ये मामला जिला कोर्ट में उठा है। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से नई याचिका दी गई है जिसमें अजय मिश्र को, जो एडवोकेट कमिश्नर थे, उन्हें फिर से सर्वे कमीशन में लाने की मांग की गई है। कल ही उन्हें हटाया गया था। साथ ही नदी के सामने की दीवार तोड़ने और वजू खाने को शिफ्ट करने की दूसरी याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा है। हमारे सहयोगी अजय सिंह और सौरभ शुक्ला वहीं पर मौजूद हैं। तो सौरभ, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, भले ही 19 तारीख को आप दोनों वहां पर मौजूद हैं, 19 तारीख को सुनवाई होगी बड़ी, लेकिन आज भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट टर्न्स इस मामले में आ रहे हैं। अब जिस कमिश्नर को हटाया गया उनको फिर लाने की मांग की जा रही है, दूसरे पक्ष को 2 दिन का समय दिया जा रहा है। आज हुआ क्या वहां पर? बिल्कुल निधि, बहुत दिलचस्प है कि अजय मिश्रा को कल
दूसरे कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर हटा दिया गया। और अपने जजमेंट में कोर्ट ने लिखा है निधि कि अजय मिश्रा का जो रवैया था वो गैर जिम्मेदाराना था और कोर्ट ने सीधे अजय मिश्रा के कॉन्डक्ट पर सवाल उठाए। और आज जब कोर्ट की सुनवाई लग रहा था नहीं होगी, हो गई बंद कमरे में, उसमें हिंदू पक्ष ने, जो वादी पक्ष है, उसने एक नई अर्जी दाखिल की और उसमें कहा कि अजय मिश्रा ने चूंकि 6 और 7 मई को ये सर्वे किया था तो उनकी रिपोर्ट को भी शामिल किया जाए। और उन्होंने लिखा है अपनी पिटीशन में, अपनी अर्जी में निधि, कि अगर अजय मिश्रा की रिपोर्ट को नहीं शामिल किया गया तो ये रिपोर्ट अधूरी और त्रुटिपूर्ण मानी जाएगी। तो अजय, अब 2 कोर्ट कमिश्नर आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू पक्ष चाहता है कि अजय मिश्रा को ला दिया जाए, विशाल सिंह चाहते हैं कि अजय मिश्रा गैर जिम्मेदाराना है, उनका कॉन्डक्ट खराब है। तो अब इस रिपोर्ट पे सवाल उठने लग गए। तो क्या हो रहा है? ये कोर्ट की कार्रवाई है, सर्वे हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए सौरभ, इस मामले में हर दिन कोई, जिस दिन आप सोचते हैं कि कुछ नया कुछ एप्लीकेशन, मतलब वो होने वाला फैसला आएगा या कुछ होगा, तब तक एक नई एप्लीकेशन आ जाती है। हर दिन कोई ना कोई एक नई एप्लीकेशन, आपने देखा होगा कि 3-4 एप्लीकेशन आ गई। लेकिन इसमें एक पेंच है, जो ये मामला है, इसमें एक छोटा सा पेंच आपको समझना पड़ेगा कि 6 और 7 तारीख को भी मई में भी सर्वे हुआ था, जिसमें अजय मिश्रा, मेन कमिश्नर अजय मिश्रा थे, और उनके ही देख रेख में 6-7 का हुआ था और इसमें 50% मतलब लगभग पूरा हो चुका था। बाद में ऑब्जेक्शन लगा, तब हटाया गया। तो 6-7 में अकेले अजय मिश्रा थे, तो वो रिपोर्ट तो देनी ही होगी उनको, उसको कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? कोर्ट को तो वो देखना होगा। यही मांग लोग कर रहे हैं कि वो 6-7 वाली दे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अजय मिश्रा, जो पहले कहा था कि अजय मिश्रा लीडिंग होंगे और अजय मिश्रा के न रहने पर विशाल सिंह और वो लोग रहेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन अजय मिश्रा मेन लीडर। अब अजय मिश्रा को ही हटा दिया गया, अब फिर से ये हो रहा है कि उनको लाया जाए। तो ये इसमें इतने तरीके की खिचड़ी है जिसे अलग से निकालने में जनता को समझा पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। निधि, थोड़ा हम लोग एक जनता को समझा देते हैं कि असल में जब ये 5 महिलाएं गई पिछले साल, उन्होंने मांग की श्रृंगार गौरी में मंदिर अंदर है मुख्य, उनको रोज पूजा करना है। कोर्ट ने अपॉइंट किया अजय मिश्रा को और बोला कि आप सर्वे कर लीजिए बाहर दीवार पे जाकर के और बताइए कि मंदिर अंदर है बाहर है। अजय मिश्रा अकेले 6 और 7 मई को सर्वे करने जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में मुस्लिम पक्ष कहता है कि अजय मिश्रा जो है ये बायस्ड है, निष्पक्ष नहीं है, इनको हटाया जाए। कोर्ट ये अर्जी टर्न डाउन करता है और अजय मिश्रा के साथ सहयोग के लिए विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को अपॉइंट कर देता है। अब ये तीनों लोग जाके सर्वे करते हैं 14, 15, 16। और सोचिए निधि, बड़ा दिलचस्प है कि 16 तारीख रात 12 बजे तक ये तीनों, अजय मिश्रा, विशाल सिंह और अजय प्रताप, मिलकर रिपोर्ट बनाते हैं। अजय 1 बजे तक रात में मिलकर रिपोर्ट बनाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। और अगले दिन जिन विशाल सिंह को अजय मिश्रा का सहायक बनाया गया था, वो विशाल सिंह कहते हैं, कोर्ट में लिख के देते हैं कि ये रुचि नहीं ले रहे हैं, इनके साथ में एक आदमी है जो बाहर मीडिया में खबरें लीक कर रहा है, इनका रवैया गैर जिम्मेदाराना है। कोर्ट उनकी बात मान लेता है। ये बहुत अहम बात यहाँ पे उठ जाती है। तो अब बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात वहां पे उठ जाती है कि जिस तरह से तस्वीरें लीक हुई और कहा गया, हालांकि उन तस्वीरों की पुष्टि नहीं हुई, मीडिया में जो लीक हुई, ये बहुत गंभीर आरोप लगा है इन एडवोकेट कमिश्नर पर। और अगर विशाल सिंह ही लगाते हैं, और जब बात हो रही थी आप लोगों से, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि किसने कैसे लीक कर दिया, वो लीक हुई पिक्चर्स हैं भी कि नहीं। लेकिन वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वो वहां पर अब शिवलिंग का वो क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया है। तो जो खबरें लीक भी हो रही हैं, आप अजय से पूछिए क्या असर पड़ रहा है सोशल मीडिया का इस पूरे मामले पर, क्योंकि हम लोग कानूनी बात करेंगे, लेकिन वहां पर जिस तरह से ये चीजें लीक हो रही हैं, उसका भी जनता जनार्दन वहां पे क्या कह रही है? ये अजय बड़ा अहम सवाल है। जनता क्या कह रही है, जनता क्या मान रही है? जो लीक हो गया सोशल मीडिया में, किसको समझाते फिरेंगे कि ये पुराना है नया है? समझाइए जरा, जनता क्या कह रही है बनारस की? देखिए, इसको लेकर के जो पूरा मामला है निधि, अगर हम आपको बताएं, सौरभ आपको बताएं, तो जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदल रहे, तो एक संशय है, अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। ये जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं, वो अलग तरीके से लोगों के अंदर, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनको लगता है कि मिल गए, बाबा मिल गए। लोग बाहर निकल करके आके कहते हैं बाबा मिल गए, फवारा मान रहा है, जो मानना चाह रहा है शिवलिंग है, वो शिवलिंग मान रहा है। और आपस में बनारस में जो अड़ी होती है,
तो आपस में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के बहस चल रही है कि उसमें ये है, ये नहीं है। अलग अलग तरीके के इतिहास निकाले जा रहे हैं, अलग अलग तरीके का ये हो रहा है कि आखिर ज्ञानवापी कब बना, किसने बनाया, तरह तरह की चीज़ें होने लग रही हैं। तो ये एक बहुत ही कयास है और सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि शिवलिंग मिल गए, शिवलिंग मिल गए, लेकिन अलग के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं है। अब उसमें एक बड़ा सवाल ये समझना होगा कि नंदी को लेकर के कह रहे हैं कि नंदी वहाँ बैठे हुए हैं और नंदी देख रहे हैं बाबा को, लेकिन उस नंदी पर ही सवाल है। नंदी को नेपाल नरेश ने 1860 या 1880 के बीच में बनाया, तो अगर 1860 और 1880 के बीच में नेपाल नरेश ने अगर नंदी को बनाया तो 1580 में, इस 85 में जो है उसमें तो 1580 में नंदी थे ही नहीं वहाँ। हाँ, 1585 में ये मंदिर बना। तो जब अगर 1585 में ये मंदिर बना, टोडरमल ने बनाया, नारायण भट्ट ने बनाया, तो फिर वो नंदी जी कहाँ से आ गए? फिर वो नंदी 1880 में कैसे आए? तो इतनी कहानी है, इतना पेच है इसमें। बिल्कुल कितना हास्यास्पद भी है कि अभी तक रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है, रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है अभी तक, लेकिन रिपोर्ट के अंदर वो फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर हैं और उसके बेसिस में याचिकाएं पे याचिकाएं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन कोर्ट में दायर हो रही हैं। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े और इस मामले को आज समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप दोनों का। और देश की बात में आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजीव गांधी हत्याकांड मामले की। इस हत्याकांड के 31 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उम्र कैद के दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं और इससे बाकी 6 दोषियों की रिहाई का रास्ता भी खुल जाएगा। 18 साल की उम्र में राजीव गांधी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए एजी पेरारीवलन पूरे 31 साल बाद जेल से रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई परिवार के लिए खुशियां लेकर आई। मुझ में और मेरी माँ में एक चीज समान है, वो है सच्चाई और खुद के लिए न्याय। और मुझे लगता है कि इस बात से मुझे और मेरी माँ को हिम्मत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका पर देरी करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल पर सवाल भी उठाए। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को खुद ही दया याचिका पर फैसला लेना था, वह इसे राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते थे। राज्यपाल कैबिनेट की सिफारिश से बंधे थे। उसने 31 साल जेल में बिताए हैं, उसका आचरण भी अच्छा रहा है। इस तरह की कार्रवाई संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। हम संवैधानिक मानदंडों से भटकने पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। कानून से ऊपर कोई नहीं है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संविधान का काम रुकने न पाए। इस फैसले के साथ ही इस केस के 6 अन्य दोषियों एस नलिनी, संथना, मुरुगन, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और जय कुमार की रिहाई का रास्ता खुल गया है। तमिलनाडु कैबिनेट ने 2018 में पेरारीवलन समेत सभी 7 दोषियों की रिहाई का फैसला किया था। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे करोड़ों करोड़ों भारतीय, उनकी आत्मा आहत हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि श्री बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने भी और राष्ट्रपति जी ने कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए इस देरी को देखते हुए और निर्णय ना लेने की भारत सरकार के नॉमिनी गवर्नर और राष्ट्रपति जी के निर्णय को ना निर्णय लेने को कारण को देखते हुए उन्होंने राजीव जी की हत्या के एक हत्यारे को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस पर राजनीति होना तय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से साफ कर दिया है कि उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम संविधान और कानून की रक्षा करना है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब आपको असम लिए चलते हैं। असम में पिछले कुछ दिनों के दौरान सामान्य से तकरीबन 60% बारिश के बाद राज्य के कई जिलों में तबाही मची हुई है। लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। सरकार का फोकस इस वक्त लोगों को बचाने में है। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाए जिले पहुंचे, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान चल रहा है। कई जगह तो लोग 2 दिनों से फंसे हुए मिले। कहाँ से आपको मैसेज आया है, किस गांव में जा रहे हैं और स्थिति क्या है उस गांव में? वहाँ में हमारा लोग फंसे हुए हैं और वो लोग हमें लास्ट कॉल किया है कि हमारा यहाँ हम लोग बच्चे बूढ़े सब एक साथ है। पानी हमारा मतलब घर से ऊपर जा रहा है। अभी हम घास में और थोड़ा वो टांग वांग बना के वहाँ में रह रहा है, इसीलिए बोला है तुम लोग जल्दी आओ। कल रात से हमको फ़ोन किया था, अभी भी उन लोगों को ला नहीं सका। अभी जा रहा हूँ उनको लाने के लिए। भाई साहब थोड़ा सामने आएंगे अगर आप लोग
पिछले कितने दिनों से रेस्क्यू कर रहे हैं आप लोग एसडीआरएफ से, और कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं? अभी तक तो हम लोग कल दोपहर को पहुंचे हैं, हम लोग गुवाहाटी से आए हैं ना एसडीआरएफ का, तो कल रात सुबह 5 बजे तक रेस्क्यू किया, पूरा रात रेस्क्यू किया। जोर से बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो संजय भाई, मेरा नाम तो संजय भाई ने। क्या करते हैं आप? मैं तो पानी के लिए और क्या करूंगा, मैं तो इधर ही पालन के ऊपर में रहा था। कितने दिनों से यहाँ पे पानी हो? 5-6 दिन से हो गया। 5-6 दिन से जैसे पानी है। हाँ। तो कैसे जी रहे हैं? खाना वाना है घर में? खाना वाना 2 दिन में नहीं खाया, आज खाया है। कितने लोग हैं घर में? घर में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ। और तो कैसे रह रहे हैं पूरा घर? कैसे रह रहा? हम तो बहुत टेंशन हो गया है, कैसे हम बचूंगा, कैसे मेरा जान ये करूंगा, सेव करूंगा। इसी तो मैं इधर उधर तो ये बोर्ड बहुत ज्यादा से ज्यादा मैंने उसको खोजना पड़ेगा, लेकिन नहीं पाया हुआ। और काम क्या करते हैं आप? काम तो मैं खेती काम करता हूँ। आपकी खेती में पानी है? अभी पानी हो गया पूरा? खेती तो पानी वो डूब गया, और ये मेरा दुकान है, ये दुकान वो डूब गया, सारा माल वो पानी से गिर गया। हमारी ये गांव का नाम दक्षिण राधानगर मध्योपड़ा है। हम तो सरकारी से कोई सुविधा नहीं मिले, तो अभी हमको जो सुविधा हम पालेंगे वो सुविधा आपको आप मदद कर देंगे। ठीक है, हम सरकार को जाके जरूर आपकी कहानी बोलेंगे। और यहाँ पे रेस्क्यू करने आए हैं, ये भाई साहब आए हैं, और एसडीआरएफ। आपके घर के कौन कौन जा रहे हैं अभी रेस्क्यू टीम के साथ? 4 आदमी जाएंगे, हम 2 आदमी घर में रहेंगे। मगर अगर पानी भर गया तो? पानी बह गया तो हम तो ऊपर में रहेंगे। ये युवा रेस्क्यूअर्स असम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के हैं, और वो इन बाढ़ पीड़ित गांव वालों को सुरक्षित निकाल के रिलीफ कैंप तक लेके जा रहे हैं। असम के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालना एक चुनौती है, और इस चुनौती को और भी कठिन कर रही है। पूरे राज्य में अभी भी बारिश हो रही है, और इसके साथ साथ बाढ़ का पानी भी बढ़ रहा है, मगर सरकार के लिए लोगों को सुरक्षित निकालना अब सबसे बड़ी चुनौती है। हो जाए से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में खबर अब उत्तर प्रदेश से। यूपी में भले ही ज्ञानव्यापी का मुद्दा छाया हुआ हो, लेकिन प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव के लोग महंगाई से परेशान हैं। बेतहाशा बढ़ती महंगाई की ग्रामीण इलाकों में अनदेखी का नुकसान वहां पर बसे लोग उठा रहे हैं। एक दुकानदार के अनुसार 5, 10 या 20 रुपए के सामान के महंगा होने का असर उनके मुनाफे पर भारी है, तो यहाँ बसे परिवारों का कहना है कि पिछले साल तक कुछ बचत हो जाती थी, लेकिन अब नहीं। अच्छा। सर देखिए, ये पहले पार्ले जी, पहले इसमें 8 पीस आता था, रेट वही है। पहले 2 का बिकता था, अभी 2 रुपये का बिकता है। हमारा भी खरीदी 55 रुपये का पहले था, अब भी 55 रुपये का खरीदते हैं। इसमें क्वांटिटी कम कर दी गई है। पहले 8 पीस आता था, अब 6 पीस आता है। ठीक सर, ये जैसे नवरत्न तेल है, पहले हम 220 रुपये का बंडल खरीदते थे, अभी 250 रुपये का बंडल खरीदते हैं। इसमें हमारे प्रॉफिट में कमी आ गई है। सर ये डब शैम्पू है, पहले हम लोग 22 रुपये पत्ता खरीदते थे, अभी 26 रुपये पत्ता खरीदते हैं। ग्राहक के लिए सर वही रेट है, पहले भी 2 रुपये का बिकता था, अभी 2 रुपये का बिकता है।
और ये सर है हल्दीराम का मूंग दाल। पहले 50 रुपये पत्ता आता था, अभी 55 रुपये पत्ता आता है। ग्राहक के लिए पहले भी 5 रुपये बेचते थे, अभी भी 5 रुपये का बेचते हैं। बनारस में फिलहाल चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद से 25 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव में 32 साल के किराना दुकानदार मनोज गुप्ता बीजेपी के समर्थक और वोटर हैं। कहते हैं खासकर 5, 10 या 20 रुपए के सामान के महंगे होने का असर उनके मुनाफे पर काफी पड़ा है। ये बड़ा मुद्दा है। इसका असर ग्राहकों को भी झेलना पड़ा है, जो ज्यादातर गरीब गांव वाले हैं। उम्मीद तो नहीं है सर। क्यों? अगले 6 महीने में कि दाम कम हो जाएंगी सर। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर इतना ही महंगाई बढ़ा हुआ है, तेल रिफाइन सब है, सब रिफाइन के ऊपर है। रिफाइन इतना महंगा है, सब वैसी बनाते हैं सर, तो कहाँ से महंगाई कम होएगा। रिफाइन का भी क्या हाल है भैया? किस तरह? रिफाइन का तो अभी सर वही तेजी में है, महंगा है। कितने का चल रहा है? अभी 180 रुपये का 1 लीटर आता है फॉर्चून रिफाइन। फॉर्चून। और आज से 1 साल पहले कितने का था? पहले सर 120 रुपये का आता था 1 साल पहले। हाँ। अब 180 का हो गया। हाँ। मतलब 60 रुपये का दाम। 60 रुपये का दी हुआ है। तो कस्टमर को तो आप MRP पे ही बेच रहे होंगे? नहीं सर, MRP से नीचे। MRP तो बहुत ज़्यादा होता है। MRP से नीचे बेचते हैं? हाँ, MRP से नीचे बेचा जाता है। तो आपके प्रॉफिट में मतलब थोड़ा सा खलल आता है। मतलब आपको लगता है सरकार का कोई भी दोष है? आपको नहीं लगता? नहीं, सरकार का तो कोई दोष नहीं लगता है। क्यों? भाई सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी तो होती है मनोज जी। फिर कुछ कदम दूर आरती देवी गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर बचत का एक छोटा सा सहकारी समूह चलाती हैं। वो अपने आरोपों को लेकर ज्यादा वोकल हैं। आरती के पति एक निजी कंपनी में काम करते हैं और ये लोग करीब 25,000 रुपए महीना कमाते हैं। इस कमाई से 8 लोगों का परिवार चलता है। आरती कहती हैं कि वो और उनके पति बीते साल तक 5,000 रुपए बचा लेते थे, लेकिन अब नहीं। जनता का क्या दोष है? जनता जब जिताए हैं तो महंगाई बढ़ेगा ही। ये तो जनता ही जान लेगा। और सरकार का क्या दोष है? सरकार जब बना है तो सरकार को सोचना चाहिए था ना सर, कि अब जनता जिताए हमके तो सस्ताई दे, तब तो जनता खुश रहेंगे। अच्छा, आपके घर में 3 चीज बताइए जिसका दाम सबसे ज्यादा बढ़ गया है, जो आपकी रोज की जिंदगी में जिससे फर्क पड़ता है। कोई 3 चीज गिनाइए। दाल है, गैस है, तेल है। 5 किलोमीटर दूर भिखारीपुर गांव में 45 साल के वीरेंद्र कुमार यादव दूध बेचते हैं। कहते हैं बीते 6 महीने में कमाई बहुत घट गई है। बीते 6 महीनों में दूध का दाम 45 से 50 रुपए लीटर बना हुआ है, लेकिन लागत बढ़ गई है। चोकर का दाम अब 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति बोरा हो चुका है। ये 55% का इजाफा है। हर जानवर पर हफ्ते में आधा लीटर सरसों का तेल लगता है। 1 साल में उसके दाम 15 से 20 रुपए लीटर बढ़ चुके हैं। इसमें परिवहन के लिए तेल के बढ़ते दाम भी जोड़ लें तो मंदिर मस्जिद तो है। आदमी का महंगाई से थोड़ा दिमाग को हटाना कि कैसे इनको खींचा जाए, इसमें भिड़े रहेंगे तो ये सब मुद्दा सब रहेगा, खाना खाएं या ना खाएं। मैं इस वक्त जयापुर में, जो प्रधानमंत्री का अडॉप्टेड विलेज है, एक बेंच पे बैठा हूँ। इस बेंच पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है। लिखा है, खुद को बदलो तो भारत बदलेगा। लेकिन यहाँ बहुत लोग, और शायद बाकी देश में भी बहुत लोग ये भी चाहेंगे कि अगर सरकार भी अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत बदल पाए और इस प्राइस राइज पे कुछ अंकुश लग पाए, तो गांव देहात में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा आराम से व्यतीत हो पाएगी। बनारस से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बुलडोजर चल रहा है और पूर्वी दिल्ली में कल्याणपुरी के खिचड़ीपुर गांव में बुधवार को बुलडोजर चला। हालांकि ये बुलडोजर नगर निगम का नहीं, DDA का था। DDA अधिकारियों का कहना था कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करके व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तीनों BJP शासित नगर निगमों से रिपोर्ट मांगी और पूछा है कि 1 अप्रैल से लेकर अब तक बुलडोजर संबंधित सारी कार्रवाई का डेटा दिया जाए।
दिल्ली के मुंडका इलाके में लगी आग में मारे गए 27 लोगों में से 19 की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। उनके शव बुरी तरह जल गए थे। ऐसे में कई परिजन अपनों की तलाश में अब तक भटक रहे हैं। अब दिल्ली की फोरेंसिक साइंस लैब में डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान होगी। एफएसएल को मृतक और उनके रिश्तेदारों के कुल 100 सैंपल्स मिले हैं। कुछ मौके से बरामद हुए हैं। उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर डीएनए जांच के जरिए मृतकों की पहचान हो जाए। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।